हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी की बुक का एनवायरनमेंट। और इससे रिलेटेड हम अपने NCERT बुक से जो बुक रीडिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों के बारे में पढ़ा। अभी हमारे पास आती है NCERT बुक की जो बुक एक्सरसाइज है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो होगी हमारी चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट के NCERT क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड। जो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चन को देखते हुए और इनके आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। इसी में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी इन ए गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग्स। इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है, एक इकोसिस्टम उस जगह को हम बोलते हैं जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो चीज़ें जो सांस ले सकती है, जो चल फिर सकती है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है। और जब वो एक जगह पर एक साथ रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन हो या जो इंसेक्ट्स हो, मतलब हर चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है, जब वो एक साथ एक जगह पर पाई जाती है, एक जगह पर होती है, तो उसको हम, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन प्लांट से रिलेटेड होते हैं, एनिमल्स भी प्लांट से रिलेटेड होते हैं। हर चीज़ किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। और इतना ही नहीं, ओनली जो लिविंग थिंग्स है उनके वो ही नहीं, बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी उनके आसपास होती है और उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अब हम देखते हैं कि हम एक जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर ओनली ऐसा नहीं होगा कि बस ओनली जैसे ह्यूमन बीइंग ही रह रहे हैं तो ओनली ह्यूमन बीइंग ही वहाँ पर मिलेंगे और कुछ वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गई, उसके साथ साथ वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलेंगी, जैसे वहाँ पर वाटर, एयर, लैंड, ये सब चीज़ भी वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके जहाँ पर सभी लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके आसपास नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो आंसर में हमारे पास यहाँ पर आता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने देखा था कि एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो उसी में हमारे पास फर्स्ट था नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो जब द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर comprises of land, water, air, plant and animal is known as natural environment. नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? नेचर के द्वारा। ओके, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। और उसमें क्या क्या होते हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं। मतलब ये सभी हमें बाय नेचर मिलते हैं। ह्यूमन का इसमें कोई इंट्रैक्शन या इसमें कोई रोल नहीं होता इनको बनाने में या इनको ख़त्म करने में। ओके, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो हमें बाय नेचर मिलता है और इसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो हमने देखा था टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के? 3, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और इन तीनों के बारे में हमने देखा भी था, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है।
तो नेचुरल एनवायरनमेंट में तो हमने अभी देखा जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो पर्टिकुलर पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन ये सब आते हैं। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज ये सब आते हैं। तो ऐसे करके एनवायरनमेंट को टोटल 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आता है, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो हमने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट पढ़ा था उसके कोई भी 4 एग्जाम्पल हमें इसमें बताने हैं। जो हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें देखे थे ना, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल की किस किस को हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जो इंसानों ने अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को कंप्लीट या अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो एनवायरनमेंट खुद का बनाया है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इसके 4 एग्जांपल में हमारे पास आता है व्हीकल्स, जैसे कार है, बसेज है, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है। ये ना नेचर ने तो नहीं दी है हमें, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। बिल्डिंग्स भी इंसानों ने खुद बनाई है, रोड और पार्क्स भी इंसानों ने खुद बनाई हैं, इसलिए इसको कौन से एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है व्हाट इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में बताना है, जो स्थल मंडल होता है वो क्या होता है। लिथोस्फीयर, lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth which is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil। lithosphere क्या है, जो अर्थ की सबसे टॉप लेयर है। टॉप लेयर होने के साथ साथ ये सॉलिड और हार्ड भी है। ठीक है, सबसे टॉप लेयर कौन सी है, अर्थ की क्रस्ट है। और क्रस्ट में जो सॉलिड और हार्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर किससे बनी हुई है, रॉक्स और मिनरल्स से बनी हुई है। ओके, लिथोस्फीयर में क्या आते हैं, रॉक्स और मिनरल्स। और इसको किसने कवर किया हुआ है, ए थिन लेयर ऑफ सोइल। सोइल की एक लेयर ने, एक परत ने इसको कवर कर रखा है। तो लिथोस्फीयर अर्थ की सबसे टॉप लेयर जो क्रस्ट है उसका सॉलिड और हार्ड पार्ट है। रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर ये बनी है और सोइल की एक लेयर इसको कवर करती है। सिक्स्थ हमारे पास आता है विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। जो बायोटिक एनवायरनमेंट है उसके 2 मेजर कंपोनेंट हमें बताने हैं। तो बायोटिक का मैंने मतलब बताया था आपको कि वो इसमें एक तरह से जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती है उनको इंक्लूड किया जाता है बायोटिक में। तो जो लिविंग थिंग्स है वो कौन कौन सी है, प्लांट्स और एनिमल्स है। ओके, तो ऐसे करके हम 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। और इसी के साथ अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, ये सब किस में आता है, अबायोटिक एनवायरनमेंट में। बायोटिक में आता है प्लांट्स और एनिमल। उसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर। अभी हमने किसके बारे में बताना है, बायोस्फीयर के बारे में बताना है। जब हमने डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में देखा था तो वहाँ पर हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में देखा था। तो उसी में से हमारे पास एक पार्ट आता है यहाँ पर कि बायोस्फीयर क्या होता है, जो जीवमंडल होता है वो क्या होता है। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है अर्थ पर जहाँ पर ज़मीन, पानी और जो एयर होती है वो एक साथ पाई जाती है ताकि लाइफ जी जा सके, कि ताकि उस जगह पर लाइफ जी जा सके। तो इसीलिए वहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ पाई जाती है। ओके, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। और इसी की वजह से प्लांट्स और एनिमल जी पाते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है अर्थ पर जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ पाई जाती है ताकि जीवन वहाँ पर जिया जा सके। और प्लांट्स और एनिमल इसी किंगडम, जो प्लांट्स और एनिमल है वो बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ है जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमें करेक्ट आंसर यहाँ पर देखना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। हमें ये बताना है कि एक नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है इनमें से। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब होता है जो बाय नेचर हमें मिलता है, हमने ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ हमने बतानी है इसमें से। तो डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट। तो देखो डेजर्ट और फॉरेस्ट तो जो है वो बाय नेचर हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट और डेजर्ट को बनाने में हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन एक्वेरियम जो है वो इंसान खुद बनाते हैं। ओके, और खुद ही उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए ये बाय नेचर हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसलिए ये यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड, विच इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट इसमें से नहीं है? फर्स्ट, लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमने बस ओनली जो ह्यूमन से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड जो चीज़ें थी वही इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर रिलीजन और कम्युनिटी तो ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन लैंड जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में नहीं आती। लैंड किसका पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट का है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड। नेक्स्ट है विच इज़ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से हमें ये बताना है कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट का पार्ट। माउंटेन, सी और रोड। तो माउंटेन और सी जो है वो तो हमें बाय नेचर मिलते हैं, तो ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट है। लेकिन रोड इंसान खुद बनाते हैं, इसलिए ये किस में आएगा? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट है? थ्रेट मतलब होता है खतरा। एनवायरनमेंट के लिए क्या यहाँ पर खतरा है? तो सबसे पहले ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसमें से ये बताना है हमें कि राइट आंसर, जब प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वो, या पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही है वो, या जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो इन तीनों में से एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट क्या हो सकता है? तो जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा है इन फ्यूचर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, जिसमें हमने मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। तो ई से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंडिंग द अर्थ। तो सेकेंड को हम ए के साथ मैच कर देंगे। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर, तो इसको हम बी के साथ मैच कर देंगे। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है, आवर सराउंडिंग। तो ऐसे करके हम चारों पार्ट को और इनके राइट ऑप्शन के साथ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिव रीजन के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने रीजन बताना है कि ये स्टेटमेंट जो हमारे पास दी हुई है वो ऐसी क्यों है, किस रीजन की वजह से ये बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट, यानी कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो क्यों करते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। आंसर है हमारे पास मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट बिकॉज द कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड एंड लाइव कंफर्टेबल लाइफ। जो इंसान है वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके लिए कैपेबल है, वो कर सकते हैं ऐसा। वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार और अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम खुद ही है, अगर हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल शांत हो, तो हम एक ऐसी जगह पर रह सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हमें पसंद है वो हम अपने एनवायरनमेंट में ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग। जो ह्यूमन है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा
वो ज़रूर सीखता रहता है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करे, उसको यूज़ करे और कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अनेबल लार्ज स्केल प्रोड्यूसन। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर। जो ट्रांसपोर्ट का काम है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, वो भी काफ़ी तेज हो गया है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आने की वजह से हमारे पास जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लग गई है। तो ऐसे करके, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं थी, ना इंडस्ट्री थी, ना ट्रांसपोर्ट था और ना ही कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब ह्यूमन जो है वो नई चीज़ें सीख रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो नई चीज़ें भी इन्वेंट कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैन अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, वो जैसे चाहे एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसा क्यों है? प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर ऑफ दियर सस्टेनेबिलिटी। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ताकि वो अच्छे से सस्टेन कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज दे आर द ओनली प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दैम। क्योंकि एनिमल्स जो है उनको सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से मिलती है। प्लांट्स आर डिपेंड ऑन एनिमल एज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इम्पोर्टेंट टू फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स जो है वो उनको क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए अपने प्लांट्स को खुद को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करनी पड़ती है और उसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। और वो कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से मिलती है। तो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ऑल्सो डेड एनिमल ऑफ ऑल्सो डेड रिमेन ऑफ एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। और क्या बात है यहाँ पर कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी में जो पाए जाते हैं, तो जब वो मर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़े टाइम के बाद उन प्लांट्स के लिए एज ए न्यूट्रिएंट्स उनको माना जाता है। तो ऐसे करके प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये है हमारा पार्ट जिसमें हमने इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखते हुए इस पूरी चैप्टर के NCERT क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, इनको समझोगे और उसके बाद अपनी नोटबुक में इनको लिखोगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।